नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल टेक्निकल अस में। दोस्तों, क्या है आज की डिफेंस अपडेट्स, चलिए एक एक करके उस पर नजर डाल लेते हैं। पहली खबर की बात करते हैं तो भारत और चीन को लेकर आ रही है। पूर्वी लद्दाख में महीने भर से भारत चीन के बीच जारी सीमा तनाव के बीच शनिवार को दोनों पक्षों की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल की बातचीत हुई। भारतीय सेना के सूत्रों ने बताया कि बातचीत खत्म होने के बाद 14 कॉर्प्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल लेह लौटा है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सीमा पर जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए दोनों देशों के बीच ये पहली बड़ी कोशिश थी। दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत का सिलसिला अभी जारी रहेगा। दोनों पक्षों के बीच ये बातचीत पूर्वी लद्दाख में चीन की साइड में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर माल्डो में हुई, जहां बॉर्डर पर्सनल की मीटिंग होती है। इंडियन आर्मी के एक प्रवक्ता ने बातचीत का जिक्र किया है कि भारत चीन सीमा पर मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारत और चीन के आधिकारिक तयशुदा सैन्य और कूटनीतिक माध्यमों से जुड़ना जारी रखेंगे। आपको बता दें कि दोनों तरफ से हुई लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत से पहले स्थानीय कमांडर के स्तर पर दोनों सेनाओं के बीच 12 राउंड की बातचीत हो चुकी है। इसके अलावा 3 मेजर जनरल स्तर की बातचीत हो चुकी है। सूत्रों ने कहा कि कई दौर की बातचीत में कोई हल नहीं निकलने के बाद बड़े स्तर पर बातचीत का फैसला हुआ। एक दिन पहले ही दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत भी हुई। दोनों ही पक्ष एक दूसरे की संवेदनशीलताओं और चिंताओं का सम्मान करते हुए शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए अपने मतभेदों को खत्म करने पर सहमति जताई थी। अगली खबर की बात करते हैं, वो भी भारतीय सेना को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि एशिया महाद्वीप के 2 सबसे ताकतवर देश भारत और चीन में सीमा विवाद चल रहा है। इस विषय पर आपको बता दें कि जनरल विक्रम सिंह ने कहा कि पश्चिमी सीमा से भारत को चीन पर नजर रखनी चाहिए। हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना होगा और लड़ाकू शक्ति बढ़ानी होगी। भारतीय सेना का एक सिपाही किसी और देश की सेना के 10 सिपाहियों के बराबर है। यानी कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल विक्रम सिंह ने एक बार फिर से ये बात साबित कर दी है कि भारतीय सैनिक किसी से कम नहीं है। और एग्जाम्पल बहुत सारे भरे पड़े हैं हमारे इतिहास में कि चीन के साथ चाहे वो 62 की लड़ाई रही हो, उसमें भी हमारे एक सैनिक ने इनके कई सैनिकों को मारा है। तो इसी का एग्जाम्पल देते हुए जो पूर्व सेना प्रमुख थे उन्होंने ये बात कही है, और ये बात एक तरह से चीन को सबक सिखाने के लिए उन्होंने ये कही है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो जम्मू कश्मीर को लेकर आ रही है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के कारण पहले की तुलना में सक्रिय आतंकियों की संख्या कम हुई है। इस बात का खुलासा जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा है। डीजीपी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में विदेशी आतंकियों समेत 230 से 240 आतंकी सक्रिय हैं, जो पहले की तुलना में कम है। डीजीपी ने कहा कि सुरक्षा बल का आतंकियों के ऊपर बढ़ता तनाव और अचूक ऑपरेशन के बदौलत आतंक के टॉप 20 कमांडरों सहित 78 मिलिटेंट को हमने मार गिराया है, जिससे बौखलाकर पाकिस्तान मिलिटेंट्स को सुरक्षा बलों पर हमला करने के लिए दबाव बना रहा है, लेकिन उनकी साजिशों को सुरक्षा बल नाकाम कर रहे हैं। डीजीपी के अनुसार जम्मू कश्मीर की पाकिस्तान के साथ लगी सीमाओं के साथ आतंकी लॉन्च पैड सक्रिय है, जहां बैठे आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान हर रोज सीज फायर का उल्लंघन करता है, लेकिन हमारे सैनिक उनकी हर कोशिश को नाकाम कर रहे हैं। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो थार्ड सिस्टम को लेकर आ रही है। पाकिस्तानी रक्षा एनालिस्ट के अनुसार भारत और अमेरिका लॉजिस्टिक एक्सचेंज ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि लीमा के तहत अमेरिका को भारत लद्दाख क्षेत्र में अपना बेस बनाने को कह सकता है, और यहाँ पर संभावित है कि थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लगाया जा सकता है, जो कि यूएस कमांड के तहत लगाई जाती है। विश्लेषक ने दावा किया है कि चीन को इसके बारे में पहले से ही एक इंटेल रिपोर्ट में चेतावनी दे दी गई थी कि अक्साई चीन और लद्दाख क्षेत्र में एलएसी के पास भारत और चीनी सैनिकों के बीच मौजूदा गतिरोध के कारण भारत इस क्षेत्र में थर्ड की तैनाती के लिए बुनियादी ढांचा विकसित कर रहा था। लेकिन जो अलग सोर्सेस हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का ये दावा नकली और पूरी तरह से बना हुआ दिखता है, लेकिन भारतीय एजेंसियों को इसकी जांच करनी चाहिए। कहीं पाकिस्तान ऐसी कोई नकली इंटेल रिपोर्ट चीन को तो नहीं दे रहा है जिसकी वजह से चीन तनाव को बढ़ा सकता है, और शायद चीन इस वजह से पीछे ना हट रहा हो। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से झूठे प्रोपेगेंडे चलाए जाते हैं, और ये भी एक तरीके का एग्जाम्पल है जिसमें आप समझ सकते हैं कि थर्ड सिस्टम को वो कह रहा है कि अमेरिका मतलब लीमो के तहत अमेरिका लद्दाख में तैनात कर सकता है। हालांकि इस खबर की कोई पुष्टि नहीं है, और भारत को भी इस चीज की जांच करनी चाहिए ताकि चीन को भी बताया जा सके कि इस तरीके का कोई मकसद भारत की तरफ से वहां नहीं है, जब तक कि चीन खुद ऐसा नहीं करता है। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो स्वदेशी जेट इंजन को लेकर आ रही है। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि स्वदेशी जेट इंजन की आवश्यकता पर बेहद जोर दिया जा रहा है, क्योंकि अब भारत के 4 लड़ाकू जेट प्रोग्राम हैं। आपको बता दें कि भारत ने देश का चौथा सक्रिय फाइटर जेट प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए हाल ही में क्लियरेंस दे दिया है, जो कि अमेरिकन F414 टर्बोफैन इंजन द्वारा संचालित किया जाएगा, जिससे ये भारत का तीसरा जेट होगा, जिसे जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा बनाए गए अमेरिकी इंजन द्वारा संचालित किया जाएगा। भारत के तेजस MK-1A जेट F404GE IN
MK20 इंजन द्वारा संचालित किए जाएंगे और MK2 और TEDBF F414GE IN-S6 इंजन द्वारा संचालित होंगे। भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना 300 से ज्यादा जेट्स की ओर देख रही है जो कि अमेरिकी इंजनों के द्वारा संचालित होंगे और ये सिंगल वेंडर से ही लिए जाएंगे। लेकिन भारत को अब यहाँ पर एक वैकल्पिक इंजन बनाने की भी जरूरत महसूस की जा रही है। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने हाल ही में मीडिया में इंटरव्यू के दौरान कहा कि DRDO से एक विदेशी विक्रेता के साथ एक स्थानीय इंजन विकसित करने का आग्रह किया गया है और रक्षा मंत्रालय जल्द ही कावेरी कार्यक्रम के लिए तेजी से काम करने के लिए भी सहमत हो गया है। हालांकि भारत ने फ्रांस और अमेरिकी जो इंजन निर्माता है उनसे बातचीत की थी जो कि विफल रही। दोस्तों, आधुनिक समय में इंजन को विकसित करना आसान नहीं है, लेकिन जापान ने XF91 इंजन को सफलतापूर्वक विकसित करने का रास्ता दिखाया, जिसका उपयोग वो अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट को पावर देने के लिए करेगा, भले ही प्लेन अभी ड्राइंग बोर्ड पर हो। भारतीय वायुसेना ने DRDO को पहले 40 AMCA MK1 जेट पर F414GE INS-6 इंजन का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। भारत को जल्द ही स्थानीय इंजन के विकास में निवेश करने की आवश्यकता है ताकि टेक्नोलॉजी अगले 10 से 15 सालों में परिपक्व यानी कि मैच्योर हो जाए और AMCA बेड़े के लिए उत्पादन में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाए और भारत इन्हीं इंजनों को बाद में तेजस MK1A, MK2 और TEDBF बेड़े से इंजनों को बदलने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर डिफेंस अपडेट तो नहीं है, लेकिन ये बात आपको जानना बेहद जरूरी है कि चीन का प्रभुत्व किस तरीके से सोशल मीडिया पर भी पड़ रहा है। अभी लद्दाख सीमा विवाद को सुलझाने के लिए कई स्तर की बातचीत चल रही है, जैसे कि आप सभी को मालूम है। और आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर अमूल, जो कि आपको मालूम है कि जिनका दूध और बटर भी आता है, उन्होंने ड्रैगन को बाहर निकालते हुए कवर बनाया था और उसे उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शेयर भी किया था, लेकिन अमूल के ट्विटर अकाउंट को बंद कर दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार ट्विटर ने अमूल के चीन के खिलाफ पोस्टर डालने के लिए उन्हें ब्लॉक कर दिया, जिसमें उसने भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाली चीनी कंपनियों को स्पष्ट संदर्भ में एग्जिट द ड्रैगन लिखा था। अमूल वैश्विक और स्थानीय विषयों पर अपनी क्रिएटिविटी के लिए भी जाना जाता है, जिससे उसने कई सुर्खियां भी बनाई है। साथ ही उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भरता और चीन के सामान के विरोध में अपना ध्यान केंद्रित किया है। आपको बता दें कि हालांकि कुछ समय के बाद ट्विटर ने अमूल के अकाउंट को फिर से बहाल कर दिया, लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि चीन का प्रभुत्व किस तरीके से माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर भी है। और आपको बता दें कि चीन खुद इन सब चीजों का इस्तेमाल नहीं करता है। उसके देश में अपने खुद का फेसबुक है, उनका खुद का यूट्यूब चैनल्स होते हैं, उनकी खुद के ही सारी चीजें। तो ऐसे में भी उसका प्रभुत्व किस तरीके से ट्विटर पर भी है और उसने भारत के अमूल के आधिकारिक ट्विटर हैंडल को सस्पेंड तक कर दिया था। आप समझ सकते हैं कि चीन की हिमाकत कैसी है। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। अगली खबर की बात करते हैं तो वो इसरो को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि इसरो ने SSA और एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में सहयोग के लिए आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज यानी कि एरिस के साथ एक समझौता किया है। अंतरिक्ष एजेंसी ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि इसरो के वैज्ञानिक और सचिव दीपांकर बनर्जी और एरिस नैनीताल के निदेशक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसरो ने कहा कि अंतरिक्ष वस्तुओं की परिक्रमा, विश्लेषण और अंतरिक्ष मौसम के अध्ययन अंतरिक्ष में जागरूकता और प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण पहलू है, जो अंतरिक्ष मलबे से भारतीय अंतरिक्ष परिसंपत्तियों को खतरे से बचाने के लिए है। अंतरिक्ष अन्वेषण में भविष्य के प्रयास एस्ट्रोफिजिक्स, सौर ऊर्जा और अंतरिक्ष वातावरण में अनुसंधान और विकास पर निर्भर करते हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। ये MOU अंतरिक्ष वस्तुओं पर नजर रखने, अंतरिक्ष मौसम, खगोल भौतिकी और नियर अर्थ ऑब्जेक्ट यानी कि NEO में अनुसंधान और विकास अध्ययनों के लिए ऑप्टिकल टेलीस्कोप वेधशाला सुविधाओं की स्थापना में इसरो और एरिस के बीच भविष्य के लिए सहयोग के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको ये जानकारी आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इसके अलावा दोस्तों आप मुझे ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।